नमस्कार। आप कैसे हैं? आज जो है हम इस क्लास में जो है पॉवर्टी मतलब गरीबी जो चैप्टर है, टॉपिक है, इसके बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो कैसे डिसाइड की जाती है कि कौन व्यक्ति गरीब है या कौन व्यक्ति गरीब नहीं है। इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है समय समय पर इसका निर्धारण किया था भारत में, और विश्व के सापेक्ष में जो है गरीबी को किस टाइप से जो है निर्धारित किया जाता है। तो ये सारी बातें जो है हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं गरीबी जो है, पॉवर्टी। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो गरीबी है वो दो तरह से मापी जा सकती है, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी एक तो कौन सी है, निरपेक्ष गरीबी, और एक होती है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी दो टाइप की गरीबी होती है। क्या है ये निरपेक्ष और क्या है ये सापेक्ष, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, निरपेक्ष जो गरीबी है ये आप ऐसे मानो कि ये विकासशील देशों में पाई जाती है। विकासशील देशों में जो है निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। और यदि कोई देश विकसित है पहले से ही, विकसित देशों में जो है सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। विकासशील देशों में तो निरपेक्ष गरीबी और विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी पाई जाएगी। जो निरपेक्ष गरीबी होती है उसमें हम काउंट करेंगे कि हम उस व्यक्ति को यहां पर गरीब मानेंगे जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। ये मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है? जैसे रोटी, किसी व्यक्ति को यदि खाने के लिए रोटी नहीं मिल पा रही है, वो इतना भी नहीं कमा पा रहा है कि वो रोटी खा सके डे टू डे, रोज जो है अपना पेट भर सके, तो उसको हम गरीब कह सकते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब जो मूलभूत आवश्यकता है, पहनने के लिए कपड़ा जिसके पास नहीं है, और मकान, मतलब ये जो है मूलभूत आवश्यकता है जो इनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है निरपेक्ष गरीबी के आधार पर गरीब माना जाएगा। मतलब निरपेक्ष एक मेथड है, निरपेक्ष गरीबी के आधार पर हम उस व्यक्ति को क्या मानेंगे, गरीब मानेंगे। क्लियर है? और ये किस में पाई जाती है, कौन से देशों में पाई जाती है? विकासशील देशों में। और याद रखना, अपने भारत में भी जो है निरपेक्ष गरीबी ही पाई जाती है। अपने भारत में भी कौन सी गरीबी पाई जाती है? निरपेक्ष गरीबी। और सापेक्ष गरीबी क्या होती है? तो सापेक्ष गरीबी सबसे पहले तो विकसित देशों में पाई जाती है, आपको पता चल गया है। और सापेक्ष गरीबी क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी, मतलब हम किसी से अपने आप को रिलेट करें, अपने जीवन स्तर को किसी दूसरे के जीवन स्तर से मापे कि वो कितना पैसे वाला है और मैं कितना पैसे वाला हूं। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी जिसके पास 800 गाड़ी है और दूसरे के पास जो है मान लीजिए मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज वाले को 800 वाला जो जो एक 800 गाड़ी रखता है वो गरीब लगेगा, और 800 गाड़ी रखने वाले को मर्सिडीज वाला जो है वो अमीर लगेगा। तो यहां पर ये जो है सापेक्ष, इसको हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी, जिसमें जीवन स्तर को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। और ये गरीबी किस में पाई जाती है? मतलब वहां ये सापेक्ष गरीबी में मूलभूत आवश्यकताएं सबकी पूरी हो रही होती है, लेकिन बस कंपेयर किया है
कि जैसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में गरीब कौन, यदि वो एक दूसरे से कंपेयर करें तो अनिल अंबानी गरीब हो जाएगा, मुकेश अंबानी जो है यहां पर अमीर हो जाएगा। तो एक दूसरे से जब कंपेयर करते हैं अपने जीवन स्तर को, तो वो यहां पर जो है सापेक्ष मेथड के मतलब सापेक्ष रिलेटिव जो पॉवर्टी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। और ये किस में पाई जाती है, विकसित देशों में पाई जाती है। अब यहां पर दोनों चीज आप जान गए हो, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अब सबसे पहले हम अपने इंडिया के सापेक्ष में जो है डिस्कस करेंगे। भारत में जो है 20वीं शताब्दी तक ये माना गया कि जो रोटी कपड़ा मकान नहीं कमा पा रहा है वो गरीब माना जाएगा। लेकिन 21वीं शताब्दी में इसमें कुछ बातें ऐड कर दी गई कि जो व्यक्ति जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, अवसर जो है समान रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहे, या फिर वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा है, इज्जत से वो नहीं जी पा रहा है, तो वो भी क्या है, समाज में गरीब कहलाएगा। 21वीं शताब्दी में सारी बातें जोड़ी और इसमें इसको भी हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष गरीबी बोलेंगे। ठीक है ना। अब हम जो है यहां पर इसमें देखेंगे कि जो इसके लिए निर्धारण के लिए जो समितियों का गठन किया गया है समय समय पर, वो कौन कौन सी समिति है। तो देखिए सबसे पहले जो है एक समिति का गठन किया गया था जो कि है रथ दांडेकर समिति। ये रथ दांडेकर दो व्यक्ति थे, रथ और दांडेकर दो व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर एक समिति बनाई, रथ दांडेकर समिति जिसको बोलते हैं। इन्होंने गरीबी का निर्धारण किस आधार पर किया, तो याद रखना इन्होंने गरीबी का निर्धारण जो है कैलोरी, जो कि भोजन को खाने के बाद प्राप्त होती है, अलग अलग भोजन करने से अलग अलग कैलोरी प्राप्त होती है, चावल से कुछ अलग, गेहूं के आटे से कुछ अलग, तो सभी से। तो इन्होंने माना कि इन्होंने जो है गरीबी का जो निर्धारण है वो कैलोरी के आधार पर किया। और इन्होंने कहा कि गांव में जिस व्यक्ति को 2400 कैलोरी के बराबर भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब 2400 कैलोरी तक यदि भोजन प्राप्त हो रहा है तब तो वो गरीब नहीं है, और 2400 कैलोरी से कम भोजन यदि प्राप्त हो रहा है तो वो फिर गरीब माना जाएगा। और शहर में, क्योंकि शहर में कम काम करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क ज्यादा होता है, कंप्यूटर यूज करते हैं लोग बाग, गांव में जो है फिजिकली जो है जैसे खेतों में काम करना पड़ता है, तो वहां जो है एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो कैलोरी भी ज्यादा चाहिए। तो गांव में जो शहर में जो है इसका निर्धारण केवल बताया गया कि 2100 कैलोरी से काम चल जाएगा। यदि शहर में रहने वाला व्यक्ति 2100 कैलोरी प्राप्त कर रहा है तो फिर वो गरीब नहीं माना जाएगा। तो एक लाइन जिसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, आप जानते होंगे बीपीएल मतलब एक लाइन, जिससे मतलब जो लाइन है वो कौन सी लाइन है कि जिसको 2400 कैलोरी नहीं मिल रहा है गांव में, तो गांव के लिए ये लाइन होगी 2400 कैलोरी, जिसको नहीं मिल रहा है वो बीपीएल में आ जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब इससे कम यदि किसी को कैलोरी प्राप्त हो रही है तो वो बीपीएल में आ जाएगा। और शहर में 2100 कैलोरी के बराबर ये लाइन होगी, और 2100 से कम यदि कोई कैलोरी प्राप्त कर रहा है तो फिर वो क्या माना जाएगा, बीपीएल में आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा, और वो गरीब माना जाएगा। इससे ऊपर या 2100 या 2400 के बराबर यदि कोई भोजन प्राप्त कर रहा है, जिसको भोजन प्राप्त हो रहा है, जो इतना खा पा रहा है, अपना पेट भर पा रहा है, तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। क्लियर है, बीपीएल। और यदि इससे ऊपर आता है तो एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन। ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये अबव पॉवर्टी लाइन है। तो यहां पर ये रथ दांडेकर समिति ने निर्धारण किया और इसका विश्व में खूब मजाक उड़ा।
विश्व में इसका खूब मजाक उड़ाया गया, इस रिजल्ट का, इस लाइन का। बोला गया कि वहां खाने के लिए लोग बागों के पास भोजन तक नहीं है और उनको अपनी गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पर करना पड़ रहा है। इसका काफी मजाक यहाँ पर जो है विश्व स्तर पर उड़ाया गया। और आपको याद रखना है कि जो निरपेक्ष गरीबी होती है, निरपेक्ष गरीबी, ये निरपेक्ष गरीबी जो है जिसको हम किसी लाइन से, बिलो पॉवर्टी लाइन से जो है इसको माप रहे हैं, मतलब एक आधार बना रहे हैं, ठीक है ना। इससे नीचे आने वाला जो है गरीब, इसके ऊपर जाने वाला जो है गरीब नहीं होगा। तो ये जो आधार बना रहे हैं, तो ये जो निरपेक्ष गरीबी के लिए बनाया जाता है और इसमें एक मेथड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं हेड काउंट मेथड। हेड काउंट मेथड मतलब, हेड मतलब उस आदमी को गरीब माना जाएगा, उस हेड को गरीब माना जाएगा जो इस जो है लाइन से, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रहा है, मतलब जो इससे कम कमा रहा है, इस इतना भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा है 2400 गांव में और 2100 कैलोरी शहर में। तो निरपेक्ष गरीबी का जो मापने का जो मेथड है वो कौन सा है? हेड काउंट मेथड। इसको थोड़ा सा आप याद रखना एग्जाम पर्पज से, तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कैलोरी है, कैलोरी का जो फॉर्मूला दिया गया था, कैलोरी का जो फॉर्मूला दिया गया था वो दिया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। 6वीं पंचवर्षीय योजना में कैलोरी का जो है फॉर्मूला दिया गया था। और उसके बाद जब विश्व में इसका काफी मजाक उड़ चुका था, कैलोरी के आधार पर जब गरीबी का निर्धारण किया गया था, उसके बाद योजना आयोग ने, योजना आयोग ने गरीबी का निर्धारण प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च के आधार पर निर्धारण किया कि गरीब कौन। और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति जो कि जिसने अपने रिजल्ट्स दिए थे 2011-12 में, और इन्होंने अपना मतलब गरीबी का जो निर्धारण है वो किसको बताया, किसके आधार पर गरीबी का निर्धारण किया? प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च के आधार पर। मतलब एक व्यक्ति अपने उपभोग खर्च के लिए कितनी राशि खर्च करेगा तब वो गरीब नहीं माना जाएगा। तो इसने अपने रिजल्ट्स दिए थे, इसने बताया कि गांव में रहने वाला प्रति व्यक्ति यदि वो 816 रुपए अपने उपभोग पर खर्च नहीं कर पा रहा है, इतना भी नहीं कमा पा रहा है कि वो 816 रुपए प्रति महीने, यदि वो 816 रुपए अपने उपभोग खर्च पर नहीं खर्च के लिए जो है वो नहीं कमा पा रहा है, तो वो जो है गांव में गरीब माना जाएगा। गांव के लिए 816 मतलब यदि हम बात करें 30 दिन के अकॉर्डिंग काउंट करें तो 27.20 रुपए पर डे जो अपने उपभोग पर खर्च नहीं कर पा रहा है। मतलब इस यदि 27.5 रुपए उपभोग पर खर्च कर रहा है प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति, मतलब फैमिली में 5 मेंबर है तो सभी के लिए 27.20 जो है पर डे उपभोग खर्च नहीं हो पा रहा है, यदि वो खर्च के लिए नहीं कमा पा रहा है तो वो गरीब माना जाएगा, और यदि कमा रहा है तो फिर वो गरीब नहीं है। ये तो गांव की कंडीशन बताई उसने। और शहर में जो है खर्चे थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसलिए उन्होंने बताया कि 1000 रुपए प्रति मेंबर
एक महीने में अपने उपभोग पर यदि 1,000 रुपए खर्च नहीं कर पा रहा है, इतना भी नहीं कमा पा रहा है, तो फिर वो गरीब माना जाएगा। जैसे इसके अकॉर्डिंग पर डे का यदि हम निकालें तो 33.33 पर डे अपने उपभोग पर खर्च नहीं कर पा रहा है, तो वो गरीब माना जाएगा। और इसके इस फिगर से जो इसने निर्धारण किया, इसके अकॉर्डिंग जो गरीब है, जो गरीब हैं वो इंडिया में इसने बताया कि 21.9%। इंडिया में इसने बताया कि 21.9% जो टोटल जनसंख्या है उसका 21.9% जो है इंडिया में गरीब है। और राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में इसने बताया 14.7% गरीब है। तो ये जो है रिजल्ट्स दिए थे वो किसने दिए थे? सुरेश तेंदुलकर समिति ने। और उसके बाद फिर एक समिति का और गठन किया गया था जो कि नाम है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति, जो कि इसके रिजल्ट्स आए थे 2014 में। इसने बताया कि यदि गांव में रहने वाला प्रति व्यक्ति अपने उपभोग पर 972 रुपए एक महीने में खर्च नहीं कर पा रहा है, तो वो गरीब माना जाएगा। मतलब 30 दिन का है ये, तो यदि एक दिन का लगाए तो समथिंग 32 रुपए पर डे का आएगा प्रति व्यक्ति। और ये किसके लिए है? गांव के लिए है। मतलब इतना नहीं कमा रहा है, तो रंगराजन समिति का अकॉर्डिंग वो क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। और शहर के लिए इसने बताया, शहर के लिए कि जो 1407 रुपए पर मंथ अपने उपभोग पर खर्च नहीं कर पा रहा है, जो कि समथिंग कितना आएगा? 47 रुपए पर डे। यदि वो खर्च नहीं कर पा रहा है अपने उपभोग पर, इतना भी नहीं कमा पा रहा है, तो फिर वो क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। और इसने इंडिया में जो है कुल जनसंख्या का 29.5% गरीब बताए और राजस्थान में 21.7% इसने गरीब बताए। इस टाइप से जो है ये थोड़े से फिगर्स जो है ये आपको याद रखने हैं एग्जाम पर्पज से, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं कि रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग गांव में जो है गरीब किसको माना जाएगा। तो यहाँ पर 972 भी आएगा और 816 भी आएगा। तो 816 तो किसके अकॉर्डिंग है? सुरेश तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग। और रंगराजन समिति का अकॉर्डिंग 972 है। ऐसे शहर में किसे को पूछ सकता है कि सुरेश तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल कितने परसेंट लोगों को गरीब बताया गया? तो 21.9% लोग गरीब। और राजस्थान की पूछे तो 14.7%। ऐसे ही यदि रंगराजन समिति का अकॉर्डिंग पूछे तो 29.5% इंडिया में, और यदि राजस्थान की बात करें तो 21.7% जो है राजस्थान में गरीब माने जाएंगे। और किस आधार पर? उपभोग खर्च के आधार पर इन्होंने अपने गरीबी का निर्धारण यहाँ पर किया था। क्लियर है? अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि सापेक्ष गरीबी जो कि विकसित देशों में पाई जाती है, ये विकासशील देशों में मतलब भारत में है, और सापेक्ष गरीबी जो कि विकसित देशों में होती है, जहां पर जीवन स्तर को आधार बनाकर जो है गरीबी का निर्धारण किया जाता है एक दूसरे से कंपेयर कर कर। तो इसके बारे में हम जो है यहाँ पर इसके मेथड्स जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं और किस किस ने यहाँ पर दिए थे। तो देखो दो मेथड है यहाँ पर, है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए एक व्यक्ति जिन्होंने अपना मेथड दिया, जिनका नाम था लॉरेंज, और उन्होंने मेथड दिया था लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व। इन्होंने बताया कि यहां पर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और इसमें एक 45 डिग्री पर एक लाइन बनाई जिसको इसने नाम दिया था निरपेक्ष
निरपेक्ष समता रेखा, जिसका नाम इसमें क्या दिया था, निरपेक्ष समता रेखा। मतलब इस लाइन पर यदि कोई देश इस लाइन पर है, मतलब यहां पर एक दूसरे को, जब देशों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाएगा, तो जो देश इस लाइन पर है जिसका नाम है निरपेक्ष समता रेखा, तो माना जाएगा कि वहां पर सब इक्वल है, कोई गरीब नहीं है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है गरीबी की, ठीक है ना। और इस लाइन से जो जितना दूर होगा, मान लीजिए ये ए देश है और ये बी देश है, तो इस निरपेक्ष समता रेखा, इस समता रेखा से जो देश जितना दूर होगा, वो उसमें जो है गरीबी को लेकर जो है असमानता बहुत ज्यादा पाई जाएगी। मतलब जो देश इस लाइन पर जो है रहेगा, उस देश में जो रहने वाले नागरिक हैं उनमें कोई गरीब नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, मतलब पूर्णतः इक्वल। और ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इससे जितने दूर जो है, जो देश इससे इस रेखा से जितना दूर है, उसमें उस देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनमें अनइक्वलिटीज, मतलब असमानता ज्यादा पाई जाएगी। मतलब कोई हो सकता है बहुत ज्यादा पैसा वाला और कोई बहुत ज्यादा गरीब है ना। मतलब एक दूसरे से जब हम कंपेयर करेंगे तो इस देश में, अब देखो, असमानता जो पाई जाएगी वो ए देश में ज्यादा पाई जाएगी या बी देश में, तो हम बोलेंगे कि बी देश में ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि इस समता रेखा से ये बी देश जो है ज्यादा दूरी पर है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है लॉरेंज कर्व के आधार पर जो है इस निरपेक्ष समता रेखा, इक्वलिटी जो लाइन है, इसके आधार पर जो है गरीबी का निर्धारण किया गया था। और इसी को जो है लॉरेंज कर्व को ही गणितीय माप में बदला और वो थे गिनी गुणांक। गिनी एक आदमी का नाम है और गुणांक मतलब कॉफिशिएंट, जो कि इसने एक मेथड दिया था। इसने बोला, मतलब यही कर्व बताया, और इसने बोला कि ये कर्व है जिसमें ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और इसमें ये 45 डिग्री पर है, ठीक है ना। इसने भी बोला कि ये निरपेक्ष समता रेखा है, और इससे जितनी दूरी पर, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसने क्या किया कि ये गरीब कितना है, तो इसके लिए इसने क्या किया, ये एक छायांकित भाग बना दिया, और मान लीजिए ये ए है पॉइंट, ये बी है, और इसको हम मान लेते हैं ये यहां पर ये एक्स है। तो ये एक त्रिभुज बन गया ये वाला, और इसमें ये छायांकित भाग हो गया। तो इसने एक फॉर्मूला दिया, जिसको मैं आपको बोल रहा हूं कि गणितीय माप में इसको मापा इसने, इसी को जो है डेवलप किया गिनी गुणांक, जिसका मेथड नाम है गिनी गुणांक। इसने क्या बताया कि ऊपर यदि हम छायांकित भाग और नीचे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो सकता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऊपर लिख देंगे, और नीचे जो है, जैसे मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया है ए बी और यहां पर सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी का यहां पर क्षेत्रफल का यदि हम भाग दे दे, तो इससे जो रिजल्ट आएगा, तो इसने बताया कि जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा 0 से 1 के बीच में। किसके बीच में आएगा? 0 से 1 के बीच में। यदि इसका रिजल्ट 0 आता है, यदि इसका रिजल्ट 0 आता है, तो इसका मतलब होगा
जिस देश के लिए 0 आएगा उसका मतलब होगा कि उस देश में पूर्ण समानता है, उस देश में पूर्ण समानता है, कोई गरीब नहीं है और कोई अमीर नहीं है, सब इक्वल है, सब समान है। और यदि 1 आता है तो पूर्ण असमानता होगी। पूर्ण असमानता मतलब एक तो बिल्कुल ही गरीब और एक बहुत ज्यादा अमीर, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में, तो वहां पर पूर्णतः असमानता, मतलब दोनों ही वैसे तो कंडीशन जो है पूर्णतः किसी देश में नहीं पाई जाती है, मतलब पूर्ण असमान या होना या पूर्ण समान होना, है ना। तो किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि सभी जो है एक जैसे आदमी रह रहे हो, है ना, सभी एक जैसा कमा रहे हो, सभी एक जैसा खा रहे हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच में जो है रिजल्ट आता है किसी भी देश के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि 0 जो है किसको मार्क करता है, तो ये पूर्ण समानता को, और 1 किसको मार्क करता है, तो पूर्ण असमानता को। ठीक है, तो ये जो दो मेथड है ये सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए हैं, जो कि लॉरेंज कर्व है, और इसी को डेवलप किया जो कि गिनी गुणांक है, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि पूछ लिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल डिवाइड में इस जो ट्रायंगल है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है एबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में। 0 का मतलब होगा पूर्ण समानता और 1 का मतलब होगा पूर्ण असमानता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।